कर लिए थे, ठीक है, 1 to 10। अब इससे आगे के देखते हैं, टारगेट रहेगा कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना, पूरी एक्सरसाइज को। चैप्टर तो हो भी अभी होगा नहीं, इसमें 9.3 और 9.4 भी बची हुई है। एक बार मैं इसकी समरी को रिपीट कर देता हूं। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस करना सीखा था कल। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस आपने प्रैक्टिकली लाइफ में कई बार भी सुना होगा, जैसे कई बार रो लगा देते हैं सीक्वेंस से, या कई बार हम ही यूज कर लेते हैं कि ये चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी कि जिनमें एक सर्टेन पैटर्न हो उनको सीक्वेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर स्टार्टिंग में आपको 100 रुपीज मिले, फिर आपके फादर ये कहे कि 10 रुपीज पर डे उसमें ऐड करा जाएगा, ठीक है, तो 110 हो जाएगा। फिर आपको 120 मिला, 130 मिला, तो ये क्या है? एक प्रॉपर सीक्वेंस है। अगर 120 को पहले लिख दूंगा, 100 को बाद में लिख दूंगा, तो सीक्वेंस नहीं रहेगी वो, ठीक है। तो ये हमने जान लिया सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस के दो टाइप होते हैं, फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या है कि जिनमें जो काउंटेबल, जिनको काउंट करा जा सके, इनफाइनाइट जो काउंट ना करा जा सके। यानी कि अगर ये इस वाली सीक्वेंस को देखो, और मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, आपको पता चलेगा कौन सी फाइनाइट है, कौन सी इनफाइनाइट है। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लो आपने कुछ वेट गेन कर लिया और आपने सोचा कि अब तो वर्कआउट करेंगे, पुशअप वगैरह करनी शुरू करेंगे। तो पहले दिन आपने 5 पुशअप लगाई, आपने एक हफ्ते का प्लान सेट करा कि हर दिन मैं डबल करूंगा, फिर 10, 20, 40, 80, 160 इस तरीके से। तो ये क्या है? ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन ये वाली एक फाइनाइट सीक्वेंस है। और यहां तो पता ही नहीं आपको पर डे 10 रुपीज मिल रहे हैं, ये है इनफाइनाइट, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब सीक्वेंस से हम आगे जंप करा सीरीज। सीरीज क्या होती है? अगर सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं, ठीक है, एक जितनी भी टर्म्स हैं इसमें, अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो वो बन जाएगी सीरीज। फॉर एग्जांपल 100, 110, 120, 130, 140 अप टू डैश डैश करके छोड़ दिया, तो ये एक सीरीज है। अब दूसरे वाले केस की सीरीज बनेगी तो 5, 10, 20, 40, 80, 160, ये भी एक सीरीज है। अब ये बताओ, इसमें जब सीक्वेंस फाइनाइट इनफाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट इनफाइनाइट होगी। तो इसमें से केस फर्स्ट और केस सेकंड में कौन से वाली फाइनाइट है, कौन से वाली इनफाइनाइट? आयुष आप बताओ, कौन सी फाइनाइट होगी, कौन सी इनफाइनाइट होगी सीरीज? यस सर। भाई जिसके लिए सीक्वेंस फाइनाइट है तो फाइनाइट होगी। ऊपर वाली क्या है? इनफाइनाइट। नीचे वाली क्या है? फाइनाइट। दैट्स इट। इसके बाद एक वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इसका ही एक आगे का हिस्सा है, सीक्वेंस का ही। मतलब सीक्वेंस का एक सिनोनिम भी समझ सकते हो आप, जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है नंबर्स के बीच में। जैसे यहाँ पे डबल हो रहे हैं नंबर, यहाँ 10-10 का गैप हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन 3 प्रकार का होता है। प्रोग्रेशन आर 3 टाइप: एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जो ये एपी और जीपी है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। एचपी आपके सिलेबस में नहीं है, ये कॉलेज स्तर की बात है, ठीक है। तो 10 तक का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब इसके बाद में 11 to 18 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले लास्ट से लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आयुष ये बताओ मुझे, एनए टर्म का क्या फॉर्मूला है एपी में, जो आप अभी पढ़ के आए हो 10th क्लास में? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई मेरी आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही क्या? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। कट रही है? कनेक्टिविटी इशू होगा, टेम्परेरी होता है, 1 आध मिनट के लिए।
आपको क्वेश्चन नंबर 17 करना है, 17 को ट्राई करो। सर 245। 245 देखो, एन टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली ये हमने पढ़ा। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन, एक आदमी पे लोन है और उसने स्टार्ट करा, पहली जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपीज की है, फिर 5-5 रुपए उसने हर मंथ बढ़ा दिए, तो 105 110 ऐसे ही बढ़ाता गया। तो उसने कहा कि 30th इंस्टॉलमेंट जब देगा तो वो कितना देगा, यानी कि A30 पूछा है। अब A30 में आपको n की वैल्यू पता है 30 है, A की वैल्यू पता है 100 है और D की वैल्यू 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो बन गया वो 10th क्लास वाला ही क्वेश्चन। तो A30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A यानी 100 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 29 इंटू 5, तो 100 प्लस कितना 5 9 जा 45 145, तो 245 इसका बिल्कुल ठीक आंसर। इसके बाद 18th क्वेश्चन। भाई अब सही आ रही है आवाज या अब भी कट रही है? क्वेश्चन नंबर 18 करना है इसके बाद। एटीन्थ में क्या कंडीशन है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive interior angle of a polygon is 5 if the smallest angle is 120 find the number of the side of polygon। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ये क्वाड्रिलेटरल लाइन सेगमेंट वगैरह जिसमें होती है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, वहां आपको पढ़ाया जाता है एंगल्स के बारे में, इंटीरियर और एक्सटीरियर। क्या होते हैं इंटीरियर एंगल प्रिंस? प्रिंस कुमार, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? क्विक आप रेस्पॉन्स दोगे तो ज्यादा फास्टली चलेगा सिलेबस। अगर दो भैया जो पैरेलल और एक भैया ट्रांसवर्सल लाइन है, जो भैया जो अंदर के एंगल होंगे ना वो होंगे भैया। ठीक है, कुछ कुछ सही बताया। देखो इंटीरियर एंगल अंदर वाले एंगल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर हम पॉलीगन की बात करें तो उसमें ये अंदर की तरफ जो एंगल है वो होगा इंटीरियर, और जो बाहर की तरफ है वो होगा एक्सटीरियर। तो जूनियर क्लास में 8th क्लास में ये पढ़ाया जाता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच में रिलेशन। इनको नोट करके आप साइड में कॉपी में लिख लेना, ठीक है। कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी हो, पॉलीगन, ऑक्टागन, पेंटागन, डेकागन, कुछ भी, सब में ये फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल, अगर आपको ये पता करना हो और ये पता हो कि कितने, एक पॉलीगन है जिसमें 5 साइड है, ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना है उसका, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? n इंटू एन माइनस 2 अपॉन n, और ये मल्टीप्लाई बाई 180, यानी कि n इंटू एन माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। और अगर आपको निकालना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ, किसी बच्चे को पता है क्या लिखने वाला हूं आगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल में? भैया 180।
देखो ये लिखा जाएगा n-2 इंटू 180। देखो टेस्ट करके देखो ना इसको। मान लो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3। तो 3 को यहाँ रखो, यानी कि n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3-2 इंटू 180, यानी 1 इंटू 180, यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड का सम 180 होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे ही कोई भी पॉलीगन उठा के लाओगे तो उसमें फॉर्मूले लगेंगे। तो पहला फॉर्मूला है हमारा n-2 इंटू 180 अपॉन n, और दूसरा फॉर्मूला है सम का n-2 इंटू 180। और ऐसे ही एक्सटीरियर में होता है, ठीक है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल पूछे तो वो क्या होगा 360 अपॉन n, और अगर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पूछे तो वो क्या होगा 360। देखो बात समझ आएगी यहां तक। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम 18 क्वेश्चन को करने वाले हैं क्रैक। इससे आगे चले? हाँ जी भैया। यस सर। ठीक है, ओके। देखो इसमें कहा डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5। यानी डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम बड़े कोई भी क्वांटिटी हो उसमें से छोटे वाली क्वांटिटी को माइनस करते हैं तभी तो डिफरेंस आता है। तो उन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट कितना है 120। ऑब्वियसली अगर सबसे छोटा एंगल 120 होगा तो उससे बड़ा कितना होगा 125, उससे बड़ा कितना होगा 130, फिर 135, ऐसे ही ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एपी तैयार कर ली, एपी बन गई हमारी। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। तो ये जो है इसमें कितनी, जिस पॉलीगन की बात कर रहे हैं इसमें कितनी साइड है ये पूछा है हमसे। ठीक है, अगर एपी की टर्म्स में बात करें तो हमसे पूछा है कि इसमें बताओ कि कितनी टर्म है, यानी कि एन की वैल्यू पूछ ली यहां से। ठीक है भाई, एन की वैल्यू पूछी है, तो एस एन की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी यहां से, एस एन। क्योंकि ए तो पता ही है आपको कितना होता है 120, इसमें दिया हुआ है, और डिफरेंस उनका 5 है, तो एस एन बताओ कितना है। जिसका हो जाए वो सबसे पहले बताया करो। सिर्फ आपको एसएन बताना है, बाकी एक ट्विस्ट और है इसमें, वो आगे डिस्कस करेंगे। सर 5n स्क्वायर प्लस 235n/2। ठीक, अब देखो, अब इसमें एक सीरीज जो बनी हुई है जो एपी है, ये एंगल की तो है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, सम ऑफ, और इंटीरियर एंगल की बात कर रखी है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो। तो क्या आएगा, क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने अभी, n-2 इंटू 180। ठीक है, तो एसएन हमारा जो आया, ये मैं सोल्व कर देता हूँ, 5n-5। अब इसको कंपेयर कर देंगे इससे, आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या होगा, 235 प्लस 5n। अब देखो ये भी क्या है, एंगल का सम एपी की लैंग्वेज में, और ये भी एंगल का सम है एंगल्स की टर्म में, तो दोनों चीजें हैं तो बराबर ही। ठीक है भाई, तो इक्वेशन फर्स्ट की इक्वेशन सेकंड से कंपेयर कर दो, n की वैल्यू निकल जाएगी, n/2 235 प्लस 5n, और ये n-2 इंटू 180। यहां से कंपेयर करो और n की वैल्यू मुझे बताओ क्या है।
n की वैल्यू बताओ भाई, फाइनली निकाले। जिसका हो जाए वो जल्दी बताओ भाई। सर 9। 9, n की वैल्यू 9, यानी कि उसमें 9 टर्म्स है। और किसी का इससे अलग कोई आंसर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। देखो, इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है? a और b अगर दो टर्म है, इनका मीन यानी जैसे एवरेज निकालते हैं, दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2। जैसे क्रिकेट मैच खेला आपने, पहले मैच में 50 बनाई, दूसरे में 80 बनाई, इसका एवरेज अगर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ऐसे ही a और b दो नंबर्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी के अंदर, तो उसका आपको मीन पता करना है। तो a और b दोनों को सम करो, a प्लस b डिवाइड बाय 2, तो ये आया अर्थमेटिक मीन। वो दिया भी हुआ है, उलझा के दे रखा है थोड़ा, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पूछा कि एग्जैक्ट n की वैल्यू क्या होगी जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाए। n की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, तो रख के देखो कभी 1 2 3 0 ऐसे पुट कर करके देखो। आयुष यहां तक समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अर्थमेटिक मीन है, बहुत सिंपल है। अब इसमें आप n की वैल्यू पहले 0 1 2 ऐसे पुट करके बताओ। सर 1। बिल्कुल ठीक है। अगर n की जगह 1 पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को तो टच करना ही नहीं बिल्कुल। राइट हैंड साइड में जब n की जगह 1 पुट करोगे तो a की पावर 1, 1 का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर में चलो, a की पावर 1 माइनस 1, b की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 का मतलब क्या है, a की पावर 0। और अगर किसी की भी पावर 0 हो, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है, एक्सपोनेंट पावर का रूल है। तो a प्लस बी अपॉन ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। कोई डाउट इसको किसी में? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP is 3n square plus 5n, यानी AP की जो n टर्म है वो
n की फॉर्म में दे रखी है 3n² + 5n। उस AP की mth टर्म 164 है, यानी am = 164। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू बतानी है, तो क्वेश्चन बहुत ही जीरो है बिल्कुल। अगर आपको m की वैल्यू निकालनी हो तो पहले इस पर टारगेट पे चलो। a + m - 1 × d = 164। अगर a और d दोनों आपको पता चल जाए वैल्यू, ठीक है, अगर a और d दोनों वैल्यू आपको पता चल जाए तो इक्वेशन सेकंड से m निकल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है भाई, 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अगर इस इक्वेशन में n की जगह आप 1 पुट कर दो, अगर n की जगह 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, S1 = ये हो जाएगा 3 1² + 5 1। तो कितना हुआ, 3 1² 1 यानी कि 8 बन गया। तो पहली टर्म 8, या ये कहो कि फर्स्ट टर्म का सम 8, बात तो एक ही है। फिर आपको क्या करना है, n की जगह 2 पुट कर दो। बताओ अच्छा, n की जगह 2 पुट करके कितना आएगा, S2 की वैल्यू बताओ। सर 22 आ गया ना, ठीक है 22। अब एक बात को समझो, कॉमन सेंस है बिल्कुल। आपको यहाँ से एपी फॉर्म करनी है। एक टर्म का सम 8, यानी कि पहली टर्म हमने फिक्स कर ली एपी की 8 है। अब दो टर्म का सम 22 है, इस बात को समझो। मान लो दो बच्चे हैं, उनके पास एक ये है और एक ये, दोनों के पास 22 रुपीज है, और हमने एक को पकड़ा, उसके पास 8 रुपीज मिले, तो दूसरे के पास कितने होंगे, 22 - 8 कर दो, ठीक है, दूसरे वाला निकल जाएगा 14। क्लियर। ऐसे ही आप S3 निकाल सकते हो, ऐसे ही S3 निकाल सकते हो। S3 निकलते ही तीसरी टर्म आपको आ जाएगी, सारी टर्म निकाल सकते हो आप। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि A की वैल्यू हमारी AP की 8 है और D की वैल्यू 6 है, तो वो A और D की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करके M की वैल्यू आ जाएगी। 8 + m - 1 × 6 = 164। यहां से M की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। करो फटाफट, ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज आज। कल हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जीपी। पे 27 M की वैल्यू 27। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, 13th हो गया हमारा, 15th हो गया, और 17 18 कंप्लीट कर लिया। अब ये 2-4 क्वेश्चन बचे हुए, इनको देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14th को पढ़ो और ये बताओ क्या समझ आया इसमें से, हम कैसे कर सकते हैं, कुछ आपके दिमाग की उपज हो, कुछ आइडिया हो। विनय, क्या समझ आया इसमें से 14th? भैया इसमें ये है कि भैया 8 और 26 के बीच में हमें ऐसे 5 नंबर रखने हैं कि वो एपी में आ जाए। एपी में आ जाए। आयुष, कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया? ईशांत, कैसे करें इसे? सर इसमें A6 हमें 28 दे रखा है, हाँ, तो सर यहाँ से डिफरेंस निकल के आ जाएगा हमारे पास।
ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गया मैं। अगर डिफरेंस आ गया फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 8 में ऐड करते चले जाओ, वो आपकी सारी टर्म मिल जाएंगी। अब एक बार समझ लो, शुरू से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस एपी में आपको सबसे पहले नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है प्रिंस कुमार? 8। तो हमारी एपी की फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू 8 है। क्लियर? अब लास्ट टर्म के पास जाओ, लास्ट टर्म 28 है, ठीक है। तो इसमें एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 28। तो भाई a की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ 8। अब काउंट करके बताओ इस एपी में कितनी टर्म है सारी? प्रिंस तुम ही बताओ, काउंट करके फटाफट कितनी टर्म है एपी में, कितनी दिखाई दे रही है? भाई 7 टर्म है ना, 5 तो इंसर्ट कर दी और 2 साइड में है, तो इसका मतलब 7 टर्म है। क्लियर? क्वेश्चन में तो वो 26 दे रखा था आपने। अच्छा 26 है, कोई बात नहीं, 26 ले लो। हाँ मैं तभी सोच रहा था इसमें कुछ। चलो ये हो गया। और पहली टर्म क्या है हमारी? 8। ठीक है, बढ़ो आगे। तो 8 प्लस 6d इक्वल्स टू 26। तो 6d की वैल्यू कितनी आई? 26 माइनस 8। ठीक है भाई, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आया 18 और ये 6d। तो यहाँ से हम d की वैल्यू पता कर सकते हैं 3। तो जब d आ गया तो इसमें से इसके बीच में जितनी भी टर्म लिखी हुई है सारी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। d को ऐड करते जाओ, d का मतलब क्या है? डिफरेंस। तो ये आ जाएगा 11, फिर उसमें 3 को ऐड कर दो, ये 14, फिर उसमें 3 को ऐड कर दो 17, फिर 3 को ऐड कर दो 20, 23 और ये नंबर पे आ गया 26। सबको समझ आ गया भाई? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 16। ये 2 धांसू क्वेश्चन है इसमें, इनको ध्यान से समझना। एक बार पढ़ो ध्यान से 11th क्वेश्चन को, और इसमें 1-2 स्टेप लिखो आप। देखो फर्स्ट टर्म इसमें कहा कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, क्यू टर्म और आर टर्म ए बी सी के बराबर है। तो एस एन का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? एस पी इक्वल्स टू ए, एस क्यू इक्वल्स टू बी, पी क्यू आर, एस आर इक्वल्स टू सी। और एस एन का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो ये क्या होगा? p बाई 2 2a। अब एक चीज यहां सोचना आप, ठीक है? यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ एक ट्विस्ट आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये जो लाइन मैंने लिखी इसमें कोई डाउट? वही क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया कि पी टर्म का सम कितना है ए, क्यू टर्म का सम कितना है बी, और आर टर्म का सम कितना है सी, ए बी सी। इस तरीके से लिख दिया। और हमारा टारगेट यानी गोल हमें प्रूफ करना है ये वाला, ये हमारा टारगेट है। इससे आगे चले? यस सर। ठीक है, अब समझो ध्यान से। मैं एस एन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आएगा ना वहां पे, ठीक है? एस एन के फॉर्मूले में a आएगा ऑब्वियसली, और एक a यहाँ भी है, तो हम 2a नहीं ले सकते, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हमें उस वाले को किसी और चीज से शो कर लेंगे, कैपिटल लेटर में ले लो। तो ये हो जाएगा p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल D। सिमिलरली तीनों को मैं साइड में करके दिखाऊंगा आपको एक एक। ये आ जाएगा q बाई 2 2a
प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर R बाई टू 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। देखो यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? नो सर। अब देखो, हम अपने प्रूफ की तरफ अगर देखें, भाई ये टफ क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। एक एक चीज आपसे पूछ के, जहां पे आपको दिक्कत होगी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछने की आपकी है, समझा के मैं छोड़ूंगा, उसकी कोई गारंटी, उसकी गारंटी मेरी है। प्रूफ को देखो, A अपॉन P Q माइनस R B अपॉन Q R माइनस P, इस तरीके से हमें कुछ प्रूफ करना है, तो ये क्रिएट करना पड़ेगा हमें, यानी A को ऊपर आना पड़ेगा और P को नीचे आना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन से देखो, आप जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P को नीचे ले जा सकते हैं हम, किसके? A के। तो ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे 1/2 2A P माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू A अपॉन P, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे वाले को भी लिख देंगे ऐसे ही, ये हो जाएगा 1/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू B अपॉन Q। फिर इसको भी लिख देंगे ऐसे ही 1/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू C अपॉन R। ये बताओ, ये वाला स्टेप समझ आएगा सबको? यस सर। हम अपने प्रूफ के अनुसार इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमें किसकी जरूरत है? A अपॉन P तो हमने बना लिया, अगर Q माइनस R इंटू में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। तो फर्स्ट में Q माइनस R की मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। ठीक है भाई, Q माइनस R की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू A अपॉन P Q माइनस R। ठीक है, आगे चलो। अब ये बताओ, B अपॉन Q वाली इक्वेशन जो है, इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं? दोनों साइड। सर R माइनस P की। बहुत बढ़िया, 1/2 अपनी जगह एज इट इज है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं हो रही, और ये हो जाएगा R माइनस P, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो बिल्कुल अनअफेक्ट है, वो एज इट इज Q माइनस 1 इंटू, ये मैंने स्मॉल d लिख दिया जबकि आपको कैपिटल D लिखना है। R माइनस P। ठीक है भाई, अब ये बताओ, लास्ट वाले में जो लास्ट वाली कंडीशन है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी चाहिए हमें? सर P माइनस Q। करेक्ट, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। P माइनस Q की हमने मल्टीप्लाई कर दी, 2A प्लस Q माइनस 1 PQ, ये R है सॉरी, QR माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C अपॉन R, और ये है P माइनस Q। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है, अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो एक तरफ क्या बन जाएगा? एक साइड में तो ये बन जाएगा, मैं लिख रहा हूं, एक साइड बन जाएगा पूरा A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q। एक साइड में तो पूरा ये बन गया, लेकिन अब दूसरी साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड है, इनको ऐड करेंगे हम। ठीक है भाई, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 हमने पूरे में से कॉमन ले लिया, पूरी इक्वेशन में से 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा Q माइनस R, पहले वाली इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, इसका काम खत्म। फिर दूसरे वाली इक्वेशन है R माइनस P 2A प्लस
Q माइनस 1 इंटू डी, इसका काम खत्म हो गया। फिर दूसरे वाली इक्वेशन है P माइनस क्यू 2a प्लस R माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया पूरा। अब आपको क्या करना है, देखो अपने प्रूफ को देखो ध्यान से, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है ना हमारी, ये पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी सोल्व करते करते जीरो हो जाएगी। यहां तक बताओ कोई डाउट है कि आपको 1% भी किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1/2 को बाहर ही रहने देना। अब इसकी Q माइनस आर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन लेके आप कैंसिल कर दोगे। देखो कैसे भाई, Q माइनस आर की सब में 2a में मल्टीप्लाई तो होगी, तो 2a कॉमन ले लेना इसमें से, तो क्या बन जाएगा Q माइनस आर प्लस R माइनस पी प्लस P माइनस क्यू। अब देखो ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। तो ऐसे ही आप जब D वाले में मल्टीप्लाई करोगे, तो जब पूरे को सोल्व करोगे ना, तो अंदर जीरो बचेगा, बस इतना है। इसके बाद का काम आपका है कैलकुलेशन का, ठीक है। मेन चीज थी हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारा टारगेट क्या है, उसके अनुसार हमने उसको ढाल दिया पूरे को। अब आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं तक, आपको 18 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 9.2 कंप्लीट कर दो, जो भी डाउट होंगे आपको क्वेश्चन या एग्जांपल में से, वो कर लिए जाएंगे, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास यहीं तक।